बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित अध्याय 2, दो चरों का रैखिक समीकरण, जिसका आज ये हमारा चौथा क्लास है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2 का बचा हुआ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीटेड है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत ही IMP क्वेश्चन है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपए है तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपए है। तो 7 किलोग्राम चाय व 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफी का जो रेट है वो 183 रुपया है, जबकि वही 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफी का जो मूल्य है वह 213 रुपया है। तो हमको 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना होगा ये हमको बताना है। तो उसके लिए पहले हमको 1-1 किलोग्राम का चाय और कॉफी का मूल्य चाहिए। तो यहाँ पे माना कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 100 रुपये है तथा 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 22 रुपये है। हमको पहले बोला गया 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफी, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 1 धन 17y बराबर 183। इसी तरह से दूसरा ये हम समीकरण एक ले लेते हैं। इसी प्रकार 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य है 213 रुपये, तो ये हो जाएगा 25x प्लस 13y बराबर 213 रुपये। समीकरण 2 हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको प्राप्त हो गया। अब हमको क्या करना है, विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो हमको इन दोनों को एक कॉमन संख्या बनाना है। तो अगर मैं 15 में 5 का गुना करूं तो 75 होगा, और वही 25 में मैं 3 का गुना करूं तो भी वो 75 होगा। तो समीकरण 1 में 5 का गुना और समीकरण 2 में 3 का गुना करने पर देखते हैं, जब इसमें हम 5 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 15x धन 17y बराबर 5 गुना 183। यहां से इसको हल करेंगे तो ये क्या आएगा 15 पंचे 75x धन 17 पंचे 85y बराबर ये हो जाएगा हमारा 5 से 15 का 5 हासिल आया, 1 18 पंचे 90 और 1 91 115। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 में ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 2 में किसका गुणा कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं 3 का, तो ये हो जाएगा 25 1 धन 13y बराबर 3 गुना 213। 25 दिया ये हो गया 75x धन 13 तिया 39y बराबर ये हो जाएगा 3 तिया 9 3 एकम 3 239। ये हो गया हमारा समीकरण 4। तो इस तरह से हमने समीकरण 3 और समीकरण 4 प्राप्त किए। अब देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में 1 का गुणांक और समीकरण 2 में 1 का गुणांक दोनों बराबर है। तो यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर समीकरण 3 हमारा कितना है, समीकरण 3 है 75x धन 85y बराबर 915, और समीकरण 4 है हमारा 75x धन 39y बराबर 639। दोनों घट रहा है इसलिए प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 85 में जब हम लोग 39 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 46y, और यहाँ पे 915 में 639 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 276। अब y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 276 बटे 46, तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अतः
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 कितना है, 15x धन 17y बराबर 183। तो यहाँ पे हो जाएगा 15x का 15x धन y का मान कितना आया 6 बराबर 183। तो ये हो जाएगा 15x बराबर 183 माइनस 17 6 के 102। तो यहाँ से 1 से बराबर हो जाएगा 81 बटे 15। तो 1 का मान जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 पंचे 75 और बचा 6 15 चौके 60, मतलब ये हो जाएगा हमारा 5.4। ये 1 का मान है। हमको निकालना है 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य। तो 7 गुना 5.4 धन 6। तो यहाँ से 7 चौक 28 का 8 हासिल आया 2, 35 35 और 2 37, ये हो जाएगा 37.8 धन 6। तो ये हो जाएगा 43.8 रुपए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अतः 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 43 रुपये 80 पैसे होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। ये बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गाय हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 है तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। तो बताइए व्यक्ति के पास कितने गाय व कितने कबूतर हैं। चलो देखते हैं। आपके तरफ भी लगभग सभी के घरों में गाय होते हैं, कबूतर किसी किसी के घर में होते हैं, लेकिन देखे जरूर हैं कि कबूतर के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 पैर होते हैं, है ना। तो सबको पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि नहीं होता कबूतर के 4 पैर। चलो देखते हैं। हल मान लो कबूतर की संख्या बराबर x और गायों की संख्या बराबर y। हम लोग क्या माने, कबूतर की संख्या को x मानते हैं और गायों की संख्या को y मानते हैं। अब हमको क्या बोल रहा है, उनकी आंखों की कुल संख्या 120 है। सबको पता है कि कबूतर के 2 आंखें होते हैं और गाय के भी कितने आंखें होते हैं, 2 आंखें होते हैं। तो ये हो जाएगा एक गाय की 2 आंखें, 10 गाय की 20 आंखें। तो 100 गाय की कितनी आंखें, 100 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर कितना है 120। दोनों में 2 कॉमन है तो कट जाएगा। तो यहां से हो जाएगा x धन y बराबर कितना हो गया 60। ये हो गया समीकरण 1। इसी तरह से कुल आंखों की संख्या, इसी तरह से कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या। तो यहाँ पे पता है गाय के कितने पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं और कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कब 2 पैर कबूतर के धन 4 पैर किसके, गाय के बराबर कितना हो जाएगा, कुल संख्या में कितना बोला है 180।
यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 हट जाएगा तो ये हो जाएगा x घन 2y बराबर ये हो जाएगा 90। समीकरण। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल गया। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं विलोपन विधि से। तो यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, अगर किसी को डाउट हो कि हम समीकरण 2 में ही समीकरण 1 को क्यों घटा रहे हैं, तो यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ अगर देखेंगे तो समीकरण 2 जो है वो बड़ी वैल्यू है और समीकरण 1 जो है वो छोटी वैल्यू है। कभी भी हमको घटाना है तो बड़ी में छोटी वैल्यू को घटाएंगे तो क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन इजी होता है। वरना हम ऐसे भी बना सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 को भी घटा सकते हैं, उससे आंसर सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे आगे, समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस 2y बराबर 90 और यहाँ पे समीकरण 1 है x धन y बराबर 60। घटा रहे हैं तो ये माइनस ये भी माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 2y में 1y चला गया तो सिर्फ y बचेगा, 90 में 60 गया तो कितना बचेगा, y का मान कितना आया, 30 आया है। हम y का मान कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो देखते हैं क्या होगा। समीकरण 1 है, समीकरण है x धन y बराबर 60। तो यहाँ पे x धन y का मान कितना आया, 30 बराबर 60। तो x का मान कितना आ जाएगा, 60 माइनस 30, तो x का मान कितना आ गया, 30। अब हमको पता है x किसको माने थे, तो x माने थे हम कबूतर को और y माने थे गाय को। तो यहाँ पे होगा अतः कबूतर की संख्या बराबर 30 और गायों की संख्या बराबर 30 होगी। यहाँ पे कबूतरों की संख्या, यहाँ भी आ जाएगा कबूतरों की संख्या। ठीक, समझ आया क्या क्या मैंने यहाँ पे, बस आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समीकरण बनाना है और उसको हल करते जाना है। अगला क्वेश्चन कौन सा नंबर है देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये और उससे ज्यादा आईएमपी है। दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल है, लॉजिकली जो बोला उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। हल, हमको दो संख्या दिया, क्या है वो दो संख्या, तो हम मान लेंगे, माना कि वह संख्या x और y है, माना कि वह संख्या x और y है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x धन y बराबर हो जाएगा 25, समीकरण 1। दूसरा बोला है पुनः प्रश्नानुसार या दूसरी शर्तें, पुनः प्रश्नानुसार। फिर हमको क्या बोला, ये तो पहला कंडीशन था दो संख्याओं का योग, तो हम लोग x धन y बराबर 25 लिख लिए। दूसरा व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब होता है यदि x है तो x का व्युत्क्रम 1/x, y है तो y का व्युत्क्रम
व्युत्क्रम 1/y। तो ये होता है व्युत्क्रम का मतलब। तो यहां पे हो जाएगा 1/x धन 1/y बराबर, इसका योग कितना है 1/4 है। इसका हम लोग हल करेंगे तो यह गुना होगा, तो ये इधर चला जाएगा 1 गुना y, और ये इधर गुना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x धन y बराबर xy। क्या किया मैं, इसका गुना इसके साथ किया, इसका गुना इसके साथ, और इन दोनों का आपस में गुना किया, बराबर कितना आ गया 1/4। ये 4 है ना, y नहीं है, ये 4 है, ये भी हमारा 4 है। अब अगर क्रिया गुना करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 x धन y बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा xy। x धन y का मान कितना है, x धन y का मान समीकरण 1 से रखने पर, जब मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 25 बराबर x इंटू वाई। तो x इंटू वाई बराबर कितना आ गया 100 आ गया। समझ आया क्या किए। अब हम सर्व समीका, हमको पता है हमारे पास एक सर्व समीका होती है, सर्व समीका सर्व समीका, सर्व समीका क्या होते हैं हमारे पास, तो वो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x इक्वल टू होता है x धन y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब हमारे पास x प्लस वाई भी है और xy भी है, तो यहां से क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर को वैसे ही रखेंगे। x धन y का मान कितना है 25 है, तो यहाँ पे रख देंगे 25 का वर्ग ऋण 4 का 4, और x इंटू वाई का मान कितना आया है 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x ऋण y का पूरा वर्ग, यहां से हमारा कितना हो जाएगा 25 पंचे 625 माइनस 400, तो यहां से कितना आ गया 225। तो x ऋण y बराबर कितना हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 225, और अंडर रूट 225 किसका मान होता है, तो वो होता है 15 का मान होता है। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 15, कहां से आया अंडर रूट 225 बराबर होता है 15। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब यहां पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब यहां से हो जाएगा हमारा समीकरण 1 है x धन y बराबर 25 और x माइनस वाई बराबर कितना है 15। जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये कैंसल, और ये हो जाएगा 15 25 40, तो x का मान कितना आ जाएगा 20। अब x के मान को हम वापस कहां पे रखते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x धन y बराबर होता है 25, समीकरण 1, तो x का मान 20 धन y बराबर 25, तो y बराबर 25 माइनस 20, तो y का मान आ गया हमारा 5। तो इस तरह से संख्या कौन कौन सी है, वह संख्या है 20 और 5। अतः वह दो
संख्या 20 और 5। समझ आया? तो इस तरह से इसको हल करना है। प्रश्न क्रमांक 9, दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। पहले वाले में संख्या का योग बोला था और उन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग बोला था। यहाँ पे आपको अंतर है, सेम उसी तरह से बनेगा, देखते हैं। हल, माना कि वह दो संख्या x और y, मैं उन दो संख्या को x और y मान लिया हूं। अब हमको क्या बोला है प्रश्नानुसार, क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 14, समीकरण 1। पुनः प्रश्नानुसार फिर क्या बोल रहा है, पुनः प्रश्नानुसार हमको क्या बोला है, उनके वर्गों का अंतर, मीन्स क्या हो जाएगा, x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 448। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है हमारा x प्लस वाई, और x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 448। और ये क्यों हो रहा है, हमको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये सर्वसरलता है। अब हमको क्या है, एक्स माइनस वाई का मान पता है, कितना है एक्स धन वाई, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई का मान कितना है 14 है, बराबर ये क्या हो जाएगा 448। एक्स माइनस वाई का मान समीकरण 1 से रखने पर, जब समीकरण 1 में हम x माइनस वाई का मान रखते हैं तो ये हुआ। अब x धन y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 448 बटे कितना है 14। जब ये भाग जाएगा तो x धन y बराबर इसका मान आता है 32, हो जाएगा समीकरण 2। x धन y बराबर 32 और x ऋण y बराबर 14। यहां से हम हल करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 हमारा है x ऋण y बराबर 14, समीकरण 2 है x धन y बराबर 32। यहां से ये हो जाएगा 2x, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारा 6 और 4 46। तो x का मान कितना आ जाएगा 46 बटे 2, तो यहाँ से x का मान आ गया 23। इसी तरह से जब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वाई बराबर 14, तो यहाँ पे x का मान है 23 ऋण y बराबर 14, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऋण y बराबर 14 माइनस 23, तो ये कितना हो जाएगा 9, ऋण 9 हो जाएगा, और ये ऋण y ऋण से ऋण कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया 9। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, x और y का मान मिल गया। अतः वह संख्या 23 और 9 होगा, और यह क्या है हमारा आंसर है। तो समझ आया,
सेम इसी तरह से आपको 10वां नंबर का क्वेश्चन बनाना है। जो हम लोग 8 नंबर का बनाए थे, सेम तुम्हारा 10वां नंबर का क्वेश्चन वैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। समीकरण 1 डायरेक्ट बन जाएगा, समीकरण 2 के लिए आपको वो सर्व समीका के अनुसार निकालना पड़ेगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां नंबर का, और क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, वही 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। सेम इससे पहले हम लोग नरेश और उसकी पुत्री वाला बनाए थे। उस समय मैं एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि आपको कोई पूर्व या पहले बोलता है तो क्या करना है, माइनस करते हैं वर्तमान समय से, और यदि कोई बाद या पश्चात बोला जाता है तो क्या करते हैं, वर्तमान आयु से प्लस करते हैं। आइए इसको हल करते हैं। माना मेरी वर्तमान आयु 100 वर्ष तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस मेरे पुत्र की आयु बराबर y माइनस 5। प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5। तो यहाँ से हो जाएगा 1 ऋण 5 बराबर 3y, 3y ऋण 5 दिया 15, पूरे को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो 1 ऋण 3y ऋण 5 धन 15, तो 1 ऋण 3y धन 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब फिर हमको क्या बोल रहा है, अगला शर्त क्या बोल रहा है, कितने वर्ष, 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 10, और मेरे पुत्र की आयु, मेरे पुत्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा, y धन। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी थी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x धन 10 बराबर 2 y धन 10। तो ये हो जाएगा x धन 10 बराबर 2y धन 20। पूरे को जब मैं इधर ले आऊंगा तो 1 ऋण 2y धन 10 ऋण 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ऋण 2y ऋण 10 बराबर कितना, 0। ये मेरा समीकरण 2। अब मुझे समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दूंगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, चलो घटाते हैं, क्या हो रहा है, यहाँ पे है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, x माइनस 3y, और ये 10 इधर प्लस में था तो 0 के बाद इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 10। इसी तरह से मेरा समीकरण जो 2 है, ये है x ऋण 2y, ये जब 10 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब क्योंकि इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, ये x वाला कैंसल। यहाँ पे कितना है, ऋण 3y में जब 2y को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण y, और यहाँ पे ऋण 10 और ये ऋण 10 कितना हो गया, ऋण 20। ऋण से ऋण कैंसल, तो y बराबर कितना आ गया, 20। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण क्या बन रहा है, समीकरण 1 है हमारा x ऋण 3y बराबर ऋण 10। मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा मेरा x ऋण, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 गुना 20 माइनस 10,
यहाँ 1 से ऋण ये हो गया 60 बराबर ऋण 10, तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 10 धन 60, तो 1 से बराबर कितना आ गया, 50। तो इस तरह से ये प्रश्नावली 2 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो हर बार एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट के 3 क्वेश्चन 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा है और ना ही कभी पूछने की संभावना है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट, और वो है अवलोकन से समीकरण निकाय के हल के प्रकार का पता करना। हमको समीकरण दिया रहेगा, उसको देखना है और देखने के बाद वहां पे जो शर्तें हैं उसको लागू होने के बाद हम बता सकते हैं कि कौन सा हमारा द्वितीय हल है, कौन सा हमारा अंततः अनेक हल है और कौन सा हमारा कोई भी हल नहीं। तो आइए समझते हैं। मान के चलो कि हमारे पास ये पहला समीकरण है a1x + b1y = c1, और दूसरा समीकरण है a2x + b2y = c2। ये मेरा दूसरा समीकरण है। फर्स्ट हम लेते हैं अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल में क्या होनी चाहिए, जो शर्तें हैं वो हमारी ये होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। यदि यहाँ पे a1/a2 का जो अनुपात है वो b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारा जो समीकरण है वह अद्वितीय हल होगा। इसी तरह से हमारा दूसरा जो आता है वो आता है अंततः अनेक a1/a2 बराबर है b1/b2 और वह बराबर है c1/c2 के, तो इस कंडीशन में वह कौन सा हल होगा, अंततः अनेक हल होगा। और तीसरा हमारा है, तीसरा है कोई हल नहीं, तो उसके लिए हमारे जो शर्तें हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के और वह बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस तरह से हमारे पास 3 अलग अलग कंडीशन हैं और ये तीनों शर्तें आपको याद होनी चाहिए। अद्वितीय हल के लिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अंततः अनेक हल के लिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के और वह बराबर है c1/c2। इसी तरह से कोई हल नहीं के लिए a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन वह बराबर नहीं होता c1/c2 के। तो अगला हमारा क्लास होगा वह होगा प्रश्नावली 3 का। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो भी क्लास रहेगा उसमें हम प्रश्नावली 3 को करने वाले हैं।